बिगिनर्स के लिए स्पेशल प्रोग्राम आज मैडम ने तरतीब दिया है। तो आप तमाम पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि ड्यूरिंग मीटिंग जो है अपने माइक और अपने कैमरास को ऑफ रखें, और क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है लास्ट में रखा जाएगा। उसमें आप एक एक करके अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। और दूसरा आपको बताते चलें, अगर मीटिंग के दौरान मीटिंग ऑफ होती है तो आप दोबारा से इसे इसी लिंक से रीज्वाइन कर सकते हैं। तो वेलकम, डॉक्टर अमरजीत सिंह मान सर हमारे साथ अभी जुड़े हैं। वेलकम सर। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर वेलकमिंग। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है डॉक्टर नीलम अवतार सिंह। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज अपने अपने माइक जो है ऑफ रखें। तो अगर ड्यूरिंग मीटिंग कट ऑफ हो जाती है तो दोबारा इसी लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैम टाइम शुरू हो गया है, 8 हो गए हैं हमारे, तो प्लीज आप स्टार्ट लीजिए। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नीलम अवतार सिंह। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं डॉक्टर अमजद का, जिन्होंने इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है टू लर्न होम्योपैथी, और वो खुद होम्योपैथी के इतने बड़े डॉक्टर हैं, और उन्होंने आप सबके लिए एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए जो रखा है, उसके लिए मेनी मेनी थैंक्स टू डॉक्टर अमजद। जो भी आपके और ऑर्गेनाइजर्स हैं, थैंक यू एवरीवन। आज का ये जो लेक्चर है, ये स्पेशली मैंने बिगनर्स के लिए रखा है, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि ग्रुप्स में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनको बेसिक्स भी अभी तक माइंड के बारे में नहीं पता है। तो मैंने स्पेशली ये सोचा कि हम बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे, और 15-20 दिन के बाद मैं एक लेक्चर दिया करूंगी जिसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले समथिंग अबाउट मी। मैंने 84 में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद 93 में मैंने ग्रेजुएट डिग्री किया, एंड एमडी मुझे 2000 में एमडी कॉन्फर की गई बाय होम्योपैथी काउंसिल पंजाब। हमने फर्स्ट टाइम जो माइंड का सुना, दैट वाज फ्रॉम डॉक्टर एमएल सहगल। It was in 1992 when Dr. मान and I and my husband, हम तीनों जने वहां पे थे। हम तीनों ने डॉक्टर एमएल सहगल जी का लेक्चर अटेंड किया, और उन्होंने हमें बोला कि सिर्फ माइंड के ऊपर ही आप किसी भी पेशेंट को ठीक कर सकते हो। तो हमने सोचा कि दिस इज नॉट पॉसिबल। कैसे माइंड पे कर सकते हैं, कैसे सोचा जा सकता, कैसे हम मोडेलिटीज एंड कैसे हम ये सब कुछ फिजिकल सिम्टम्स को छोड़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने हमें कहा कि आप अप्लाई करके देखो, अगर रिजल्ट मिले तो आप इसको अडॉप्ट कर लेना, नहीं तो आप छोड़ देना। उनका फिर हमने संगरूर में सेमिनार करवाया इन 1993। वहां पे बहुत सारे जो हमारे मन में शंका थे वो दूर हुए। उसके बाद तो फिर हम आगे ही बढ़ते चले गए, हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो डॉक्टर एमएल सहगल जी की इतनी बड़ी देन है, उन्होंने होम्योपैथी में जो भी डेड रूब्रिक्स पढ़े थे, ये रूब्रिक्स पहले से ही पढ़े थे, जो भी डेड रूब्रिक्स पढ़े थे उन्होंने उनमें जान डाली, उनको जीवित किया। All the doctors are requested to please mute your phones, microphones mute कर दीजिए ताकि सभी लोग अच्छी तरह से सुन सकें। ओके, तो जब हमने डॉक्टर एमएल सहगल जी का फर्स्ट सेमिनार अटेंड किया इन 93, तो बहुत सारे हमारे जो शंका थी, जो हमारे मन में बहुत क्वेश्चंस उठ रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो हमने सोचा कि नहीं, हम करके देखेंगे। और जैसे जैसे हम अप्लाई करते गए, वैसे वैसे हमें रिजल्ट्स मिलते गए। ये कोई सफर बहुत ज्यादा इजी नहीं था, क्योंकि वो 90s का जो दशक था,
90s का जो डिकेड था उसमें बहुत सारे न्यू रेवोल्यूशन आया होम्योपैथी में। डॉक्टर राजन शंकरन आए सिचुएशनल मटेरियल मेडिकल लेकर, डॉक्टर विजयकर आए और डॉक्टर एमएल सहगल आए। लेकिन सबसे ज्यादा जो इजी मेथड था, जो हमें समझने में आसान लगा, जो पेशेंट की जनरल उसकी बातों के ऊपर डिपेंड करता था, वो डॉक्टर एमएल सहगल जी का था। तो उस सिस्टम को हम माइंड टेक्निक, माइंड किस तरह से लेना है, आज हम उसी के बारे में बहुत बिगनर्स वाली बात करेंगे कि हम किस तरह से माइंड लेते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें माइंड लेना नहीं आता है, या हमें पेशेंट माइंड सिम्टम्स नहीं देता है। माइंड सिम्टम्स कुछ नहीं होते, जो पेशेंट आके हमारे साथ बात करता है, जो हमें वो बोलता है, वो सब माइंड ही है। अगर पेशेंट आके बोलता है कि इतने दिनों से मुझे प्रॉब्लम है लेकिन मैंने मेडिसिन नहीं ली, वो भी उसका एक सिम्टम है। अगर पेशेंट आके बोलता है कि डॉक्टर साहब फटाफट ऐसी डोज दो कि मैं ठीक हो जाऊं, वो भी एक मेंटल स्टेट है, वो भी एक सिम्टम है, वो भी उसका भी एक रूब्रिक बनेगा। एक पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब टाइम जितना मर्जी लग जाए लेकिन मैं ठीक होना चाहिए, वो भी उसकी मेंटल स्टेट है। पेशेंट को नहीं पता कि हमें क्या चाहिए, लेकिन ये सब छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी साधारण जनरल बातें जो पेशेंट्स आके बोलते हैं, आप उनको रिकॉर्ड कीजिए, सारी की सारी अपनी मदर टंग में लिखिए। पेशेंट एक्यूट हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है। एक्यूट में थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ सेटअप होता है, क्रॉनिक में थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ सेटअप होता है। पेशेंट कभी किसी की चीज की बात करता है, कभी किसी चीज की बात करता है। आपने सिर्फ एक थंब रूल है कि पेशेंट की हमने उंगली पकड़नी है। हमने अपनी उंगली नहीं उसको पकड़ानी, हमने उसकी उंगली पकड़नी है। जहां जहां वो लेता जाएगा वहां वहां उसकी मेडिसिन होगी। बहुत बार हम देखते हैं कि अगर हम पेशेंट को इंटरप्ट करते हैं या अपने हिसाब से सोचने लग जाते हैं कि ये तो पल्सटिला है, हम पल्सटिला के क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं। या कभी लगता है कि ये तो आर्सेनिक है, तो हम आर्सेनिक जैसे क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना। हमेशा पेशेंट की फिंगर, उसकी उंगली पकड़ो और जो वो बोलता जा रहा है वो नोट करते जाओ। और मैं हमेशा, जैसे डॉक्टर एमएल सहगल कहा करते थे कि हमेशा अपनी मदर टंग में आप लिखिए, जो भी अपने पेशेंट की केस हिस्ट्री लिखनी है, उसके सिम्टम्स लिखने हैं, सब के सब हमेशा मदर टंग में लिखिए। साथ के साथ आपने कभी भी कोई भी रूब्रिक नहीं बनाना कि पेशेंट बोली जा रहा है, आप साथ के साथ आप लिख नहीं रहे, आप सिर्फ रूब्रिक बना रहे हो। दिस इज रॉन्ग। आज हम इन्हीं छोटी छोटी बातों पे ही हम डिस्कशन करेंगे कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये बिगनर्स की एक स्पेशल क्लास है जिसमें हम सब यही बात करेंगे कि हम किस तरह से पेशेंट की बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन या सिमिलिमम तक पहुंच सकते हैं। मुझे याद है कि 93, 94 से तक, 84 से लेके 94 तक मुझे कोई भी ऐसा केस याद नहीं होगा कि जिसको मैंने सिंगल मेडिसिन से ठीक किया या जिसमें मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हो। लेकिन उसके बाद जब हमने ये सिस्टम माइंड टेक्निक अप्लाई करनी शुरू की, नो डाउट कि थोड़ा टाइम टफ था, लेकिन मेरे पास अपने गुरु थे डॉक्टर एएस मान। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी, बहुत तकड़े तकड़े केसेस ठीक किए, लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी हमेशा डॉक्टर मान से डिस्कस करती थी कि डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा पेशेंट ने बोला, इसका क्या वर्जन होगा, उसका क्या वर्जन होगा। आज तो हमारे पास मटेरियल बहुत है, हमारे पास बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं, हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आपको सिखा सकते हैं। तब तो कोई भी नहीं हुआ करता था और मटेरियल भी बहुत कम हुआ करता था। तो सबसे जो पहली बात है कि एफोरिज्म सेकंड में जो है, द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। रैपिड,
तेजी से होनी चाहिए, जेंटल, बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ, जेंटल, आराम से, एंड परमानेंट, टोटल 100% परमानेंट, कि बिल्कुल क्योर हो जानी चाहिए, रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, इस तरह से। और ये हमने अपने पिछले 25-30 साल के एक्सपीरियंस से देखा है। बहुत बार एक एक डोज के साथ, एक एक सिंगल डोज के साथ हमने पेशेंट्स, रोज हम लोग ग्रुप्स में पेशेंट्स को की केस हिस्ट्री डालते हैं, उसको एनालाइज किया जाता है इसी बेसिस के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं कि हमने एक्सपर्ट कैसे बनना है, हमने किस तरह से इस सब पे मास्टरी करनी है, माइंड टेक्निक के हम कैसे मास्टर बन सकते हैं। सबसे पहली बात, जो लोग हर रोज मटीरिया मेडिका, रेपर्टरी, ये 2 चीजें लगातार पढ़ते हैं एवरी डे, वो कभी भी पीछे नहीं रह सकते। उनको हमेशा, चाहे आपको कुछ याद रहे या ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन आपके दिमाग में एक बात तो रह जाएगी कि कुछ ऐसा पड़ा है। सभी के पास लैपटॉप्स हैं, जस्ट एक वर्ल्ड टाइप कीजिए, उस वर्ल्ड से आपको रूब्रिक्स बहुत ज्यादा उसके साथ कनेक्टेड सारे रूब्रिक्स मिल जाएंगे। कई मेडिसिन हम सिंगल रूब्रिक्स पे दे देते हैं, जिनका हमें पता होता है कि ये बहुत इसका किंग पिन है, या ये बहुत इस पेशेंट को सूट करेगा, या हम 2 या 3 या 4 रूब्रिक्स के बेसिस के ऊपर मेडिसिन देते हैं। या फिर तीसरा जो मैं ज्यादा अप्लाई करती हूँ वो है कि मैं फुल केस हिस्ट्री लेती हूँ, बहुत लंबी चौड़ी, कम से कम मैं आधा पौना घंटा लगा के केस हिस्ट्री लेती हूँ, क्योंकि अक्सर हमारे पास क्रॉनिक पेशेंट्स ही आते हैं। तो पूरी केस हिस्ट्री लेने के बाद मैं उसको समझती हूँ, उसको पढ़ती हूँ, उसमें से फिर रूब्रिक्स निकलते हैं कि ये पेशेंट चाहता क्या है, और उसी के बेसिस के ऊपर मैं सारी मेडिसिन स्टडी करती हूँ। मैंने कितने वेबिनार्स में डिफरेंट मेडिसिन की करवाई, जैसे प्लेटिना, वो एक डिप्रेशन की औरत थी, लेडी थी जिसको डिप्रेशन था, बहुत मेडिसिन दी, लेकिन उसका जो मेन उसके किंग पिन जो उसके केस का निकल के आया, दैट वाज आइडियलिज्म, और वो प्लेटिना थी। जबकि कभी उसकी इतनी डिसेंसी देख के कोई सोच नहीं सकता था कि वो प्लेटिना हो सकती है। मैंने उसका टाइटल लिखा, द मोस्ट हम्बल लेडी, प्लेटिना। जब मैंने अपने ग्रुप्स में भी ये केस डाला तो कोई भी इसको पहचान नहीं पाया कि वो कभी इस तरह से भी आती है। मैंने सोरियासिस का केस जस्ट 2 सिम्टम्स के बेसिस के ऊपर 40 इयर्स का सोरियासिस का केस जस्ट सिंगल डोज ऑफ चाइना से किया। ये सिर्फ आप तब कर सकते हो जब आपको रूब्रिक्स की प्रॉपर नॉलेज हो एंड मटीरिया मेडिका की नॉलेज हो। उसके लिए आज से आपने सोच लेना है कि हमने हर रोज आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी टाइम दे सकते हो, आपने रेपर्टरी को देना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेपर्टरी लैपटॉप वाली रेपर्टरी नहीं पढ़नी, अपनी बुक लीजिए, उसको काला कीजिए, उसके ऊपर लिखिए, क्योंकि हम अंग्रेज लोग तो है नहीं कि हमें सब के सब रूब्रिक्स के मीनिंग्स पता है, तो वो हमें ढूंढने पड़ते हैं। तो अपनी बुक के ऊपर लिखिए। हमने अपनी बुक्स काली कर रखी थी, लिख लिख के वर्शंस लिख के कि पेशेंट क्या बोलेगा, हम क्या लेंगे। इसी तरह एक बार मेरे पास पेशेंट आए जिनको बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी, लाइक उनको थायराइड था, उनको डिप्रेशन था, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। और जब वो एक दिन मेरे पास आए तो बहुत रोए कहते, पहले तो मेरे को
थायराइड हो गया, फिर मुझे ये प्रॉब्लम होगी, फिर तीसरी होगी, और अब तो मेरे सारे जॉइंट्स दर्द होने लग पड़े और बहुत रोए। अगर कोई भी उस वक्त वहां पे होता तो होम्योपैथी में जो आम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हर कोई ये सोचता कि ये पल्सर है, क्योंकि हर रोने वाला एक आम डॉक्टर को लगता है, जो माइंड पे प्रैक्टिस नहीं करते, कि जब भी पेशेंट आके रोता है, बार बार रोई जाता है, तो पल्सर इज द मेडिसिन। लेकिन उनको मैंने पल्सर नहीं दी। मैंने उनको आगे पूछा कि तो फिर आप रो क्यों रहे हो? कहते डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है कि मेरे दिन अब थोड़े रह गए, अब मैं बचने वाली नहीं हूँ, बस अब तो मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी, इतनी तकलीफें हो गई है। मैंने तो डॉक्टर साहब, मुझे तो जल्दी पड़ गई है, मैंने तो अपनी बेटे को सारे अकाउंट्स की डिटेल, जो मैंने लोन लिया है, जो मैंने किसी को देना है या किसी से लेना है, वो मैंने अपने बेटे को सब कुछ बता दिया है। तो इसमें एक रूब्रिक आता है जो कि इसी मेडिसिन का किंग पिन है, पेट्रोलियम का, डेथ प्रेजेंटिमेंट ऑफ हरी मस्ट सेटल फैमिली अफेयर्स, या मस्ट हरी सेटल फैमिली अफेयर्स, के फटाफट ये मैं काम पूरे कर दूं क्योंकि मैं बस मरने वाला। और वो नेक्स्ट डे ही आए कि शुक्र है कि मेरी पेन एक ही डोज के साथ ठीक हो गई। तो जब हम मेडिसिन की स्टडी करते हैं, जब हम रूब्रिक्स की स्टडी करते हैं, तो उसमें से ऐसी छोटी 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 चीजें हमारे दिमाग में फंस जाती है। इसके लिए मैं एक केस बताना चाहती हूँ। बहुत सालों की बात है, अबाउट 20 years बैक। एक हमारे पास लेडी आई, वो शी वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, और उसकी एक किडनी में से इतना बड़ा, पूरा इस साइज का ट्यूमर निकाला डॉक्टर्स ने। उसका ऑपरेशन किया और उसको बोला कि तुम जाओ पटियाला में, वहां से अपनी कीमोथेरेपी कराओ या रेडियोथेरेपी, वहां डॉक्टर्स को मिलो जाके। वो लेडी कहती कि मैं छोड़ो, कहाँ जाना है, ऐसे ही मैं ले लेती हूँ दवाई। वो हमारे यूनिट पे, जो हमारा इधर किसी गांव में यूनिट था, वहां पे आ गए। हमने कहा कि आपको कीमोथेरेपी करवानी चाहिए, तो कहती नहीं नहीं मुझे नहीं जरूरत, मुझे तो बस आप दवाई दे दो। अब मेरी कहती कि मुझे लग रहा है कि मेरी दूसरी साइड में भी पेन हो रही है, लेकिन आप मेडिसिन ही दे दो, उससे ठीक हो जाओ। मेरे साथ एक और डॉक्टर थे, उन्होंने उनसे पूछा कि आप वहां जाना क्यों नहीं चाहती? तो उसने कहा कि नहीं मैंने नहीं जाना वहां पे, क्योंकि हॉस्पिटल में जाऊंगी, कभी इधर घूम फिरो, कभी इधर फिरो, ना कोई समझ लगती है कहाँ जाना है, ऐसे ही इतना झमेला जो है, तो मैंने नहीं जाना। तो उनके एक गॉल ब्लैडर स्टोन भी था। तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने पूछा कि अगर आपका गॉल ब्लैडर स्टोन है तो उसका ऑपरेशन करवा लो, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो कहते नहीं नहीं ऑपरेशन नहीं करवाना। उन्होंने कहा क्यों नहीं करवाना? कहते नहीं नहीं मैंने ऑपरेशन पहले इतना बड़ा मेरा सारा पेट चीर के रख दिया डॉक्टर्स ने, अब मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना। तो उन्होंने डॉक्टर ने फिर से पूछा कि आपने क्यों नहीं ऑपरेशन कराना? वो कहते जी नहीं मैंने नहीं करवाना। जब डॉक्टर ने तीसरी बार फिर से ये क्वेश्चन पूछा कि आपने ऑपरेशन क्यों नहीं करवाना, तो वो लेडी चीखे मारती हुई, रोती हुई वहां से भाग गई। बाहर बहुत सारे पेशेंट बैठे हुए थे, तो सब देख रहे हैं कि हुआ क्या इसको। तो उसके हस्बैंड आए, तो उसको उन्होंने डॉक्टर साहब ने हायोसेमस दे दी कि हायोसेमस 30, कि वो सर्जरी से डर रही है। जब वो 15 दिन के बाद उसको मना के उसके हस्बैंड लेके आए, तो मैंने कहा कि मैं देखती हूँ, कोई बात नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम क्या हुई? कहते डॉक्टर साहब बार बार वही क्वेश्चन कि ऑपरेशन नहीं करवाना, क्यों नहीं करवाना, नहीं करवाना। मैंने कहा आपका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो आप परहेज वगैरह कितना रखते हो? कहती मैं कोई परहेज नहीं रखती, मैं तो बस मैं तो चाहती हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बस 8-10 साल की जिंदगी मिल जाए मेरे लिए बहुत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए ना। मैं कभी परहेज करती हूँ। हालांकि उसकी एक किडनी निकाल दी थी डॉक्टर्स ने, एक ही किडनी थी, उसको बहुत सारे परहेज रखने के लिए बोला था, लेकिन वो बिल्कुल भी परहेज नहीं रखती थी। तो जब मैंने ये 3-4 बातें देखी, तो उसमें मुझे लगा कि
वो उस दिन भागे क्यों? व्हाट इज दिस? तब मुझे समझ में आया ये तो लाइट डिजायर था, ये वो हल्का रहना चाहती थी। बार बार क्वेश्चन पूछ पूछ के उसके दिमाग के ऊपर बोझ ही डाल दिया। बार बार सवाल पूछ पूछ के जो बोझ डाला उससे वो चीखती हुई चली गई। उसके बाद हमने उसको बेलाडोना दी, सिर्फ इसी पे के लाइट डिजायर है, हंसी जा रही है, बोली जा रही है, बातें करी जा रही है। उसको इतना भी डर नहीं कि उसकी इतनी बड़ी बीमारी है और इतनी सर्जरी हुई है, नो। तो हमने उसको बेलाडोना 30 दी। 6 महीने तक उसका ट्रीटमेंट चला और वो औरत आज भी जिंदा है। इस बात को 20 इयर्स हो गए। कैसे समझ सकते हैं कि एक बेलाडोना एक इतना बड़ी बीमारी के लिए बेलाडोना ठीक करेगी? यस, दिस हैपेंस। जब हमें मेडिसिन की कोर समझ आती है, मेडिसिन का सेंटर समझ आता है, तब हमें पता चलता है कि ये पेशेंट कैसे ठीक हो जाते हैं। हर मेडिसिन की अपनी जर्नी है। आपको हर मेडिसिन की जर्नी थोड़ी 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 पता होनी चाहिए कि बेलाडोना आता है वो किस तरह से आता है। अगर कोई पेशेंट आता है, किसी भी मेडिसिन के सिम्टम्स को हमें समझ लग रहे हैं, तो हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं समझती हूँ वो उसका रीजन है। हमने रीजन जरूर जानना है कि उसका कारण क्या है, रीजन क्या है, पेशेंट हमारे पास क्यों आया, या वो रोया तो क्यों रोया, पल्स हटेला क्यों रोता है, क्योंकि वो अकेला होता है, निग्लेक्ट होता है। सीपिया क्यों रोता है, क्योंकि वो पुअर होता है। हर मेडिसिन अपने तरीके से खुद को एक्सप्रेस करती है। हमने सेंटर पकड़ना है, हमने कोर पकड़ना है, और उसके लिए कारण जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तो कारण को बहुत, एलिमेंट्स फ्रॉम का चैप्टर है, एलिमेंट्स फ्रॉम का चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जस्ट 15-20 पेजेस है, उसके आपको रट्टा लगना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट की प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई। अभी मैं एक और केस बताती हूं आपको। एक पेशेंट का मुझे फोन आता है, मुझे कहते कि डॉक्टर साहब 1 महीना हो गया बैक एक हो रही है, और उसके मदर होम्योपैथी जानते थे, तो उन्होंने उसको काफी सारी मेडिसिन, रस्टॉक्स, ब्रायनिया, आर्निका और पता नहीं क्या क्या उनको दे दी थी। 1 महीने से वो पेन थी, और लड़की IAS की तैयारी कर रही थी, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, बैठा नहीं जाता था। तो उन्होंने जब मुझे फोन किया, मैंने उनको पूछा इसका कोई कारण, कोई खास वजह? तो उसने मुझे बोला कि डॉक्टर साहब मुझे कारण तो आपको बताना पड़ेगा। मैंने कहा जी बिल्कुल, डेफिनेटली। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब 1 महीना पहले की बात है कि हम सारे घर वाले खाना खा रहे थे, मम्मी पापा और हम दोनों, तो हमारे पापा से किसी बात पे बहस हो गई। पता नहीं पापा के मन में क्या आया, उन्होंने फटाक से थप्पड़ मारा। ये पेशेंट की एज थी 25 इयर्स ओल्ड, 25 साल की लड़की, और उसके थप्पड़ मारा। वो लड़की कहती कि साइड पे सर्वेंट खड़े हैं और पापा ने मेरे थप्पड़ मारा। मैं तो हक्की बक्की रह गई, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई, मैं तो चुप करके अपने कमरे में आ गई। और जैसे ही मैं अपने कमरे में आई, नेक्स्ट डे सुबह उठी तो मेरी पीठ दर्द कर रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, अगर यही रीजन है, टेक स्टेफिसेग्रिया 201 डोज, क्योंकि इसका मुझे रीजन मिल गया। हर बीमारी का रीजन अगर हम पता करना चाहें तो मिल जाता है। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे 1-2 दिन तक बता दीजिए। नेक्स्ट डे ही उनका मॉर्निंग फोन आ गया कि डॉक्टर साहब मेरी पीठ तो जस्ट 1 डोज लेने से ही 90% तक ठीक हो गई।
वहां पे रस्टॉक्स ने काम नहीं किया, वहां पे ब्रायनिया ने नहीं किया, आर्निका ने नहीं किया, रूटा ने नहीं किया। 1 महीना ये सब दवाइयां चलती रही। काम किसने किया? पता नहीं उसमें स्टेफिस एग्रिया में पीठ दर्द के कोई सिम्टम्स ज्यादा होंगे भी या नहीं, लेकिन स्टेफिस एग्रिया ने उसको ठीक किया क्योंकि उसका रीजन डिफरेंट था। तो हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो देनी है वो रीजन को देनी है। मैम कई बार हम सिंगुलर मेडिसिन के रूब्रिक के ऊपर दवाई देते हैं। मैम मीटिंग टाइम थोड़ा सा एंड होने वाला है, फिर दोबारा से रीजॉइन कर लें तमाम पार्टिसिपेंट, अगर एंड हो जाती है मीटिंग तो। ठीक है, थैंक यू। ओके जी, ओके ओके। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं समझती हूँ, रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज आपने एक बात तो लर्न कर ली कि एलिमेंट्स फ्रॉम का चैप्टर आपने जरूर पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, क्योंकि वहां से ही आपको कारण पता चलेगा। एक और केस बताती हूँ। एक बार, शायद ये मैंने अपनी वीडियोस में भी, जो मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ उनमें भी शायद मैं बार बार ये केसेस बताती रहती हूँ, ताकि आप सबको पता चले कि हम किस तरह से केसेस देखते हैं। तो एक बार डॉक्टर साहब के ऑफिसर थे, तो उनको बहुत, वो खुद डॉक्टर थे, आईएएस थे, डॉक्टर थे, तो उनको खांसी हो गई। उन्होंने बड़े एंटीबायोटिक्स के 2-3-4 कोर्स कर लिए, ठीक नहीं हुए, महीना हो गया। जब भी किसी से बात करते थे तो खांसी। तो उनको किसी ने बोला कि आप होम्योपैथी लेके देखो, हमारे यहाँ पे डिस्पेंसरी है। तो डॉक्टर साहब को उन्होंने बुलाया और बोला कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसे ऐसे खांसी है, मैं तो 3-4 एंटीबायोटिक्स के कोर्स भी कर चुका हूँ, फिर भी मेरी खांसी ठीक नहीं हुई। तो अब देखते हैं होम्योपैथी क्या करती है। तो डॉक्टर साहब ने 2-4 चीजें पूछ के जाने लगे। कहते ठीक है, मैं आपको मेडिसिन भेजता हूँ। अभी तो उन्होंने मेडिसिन जाके देखनी थी। तो जैसे ही डॉक्टर साहब दरवाजे से निकलने लगे, उन्होंने बुलाया, डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब 1 मिनट सुनिए, अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो मैं आपकी डिस्पेंसरी बंद करवा दूंगा। डॉक्टर साहब ने उसी वक्त सारी केस हिस्ट्री को डिलीट किया और उस पर लिखा इंसाइटिंग अदर्स। चाहे बहुत सारे डॉक्टर्स को ये लगता है कि दिस इज थ्रेटनिंग, ये थ्रेटनिंग नहीं है। थ्रेटनिंग में पेशेंट की इंटेंशन बैड होती है। यहाँ पे इंटेंशन बैड नहीं थी, यहाँ पे वो उनको इंसाइट कर रहे थे कि मुझे ऐसी दवाई मिले जिससे मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊं। तो अभी तो इंसाइटिंग अदर्स में और भी कई मेडिसिन ऐड हो गई हैं। तो तब हायोसेमस अकेली हुआ करती थी, तो डॉक्टर साहब ने उनको हायोसेमस दी और बोला कि मुझे 1 आधे दिन बाद बताना। तो शाम को ही उनका फोन आया कि डॉक्टर साहब, जब से मैंने वो आपने मुझे पुड़िया दी है वो एक, तब से मुझे खांसी नहीं हुई। सो जब भी हम ये कोर पकड़ लेते हैं, जब भी हम ये सेंटर पकड़ते हैं, ये सेंटर पकड़ने का रीजन हर केस में अलग अलग तरह का होता है, हर केस में डिफरेंट होता है। किसी में हमें डायरेक्ट रूब्रिक मिल जाता है, किसी में हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ता है, किसी में हिस्ट्री जाननी पड़ती है। जो क्रॉनिक केसेस है उनको थोड़ा लंबा देखना पड़ता है। तो हम बात कर रहे थे कि हमने किस तरह से मेडिसिन तक, बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन तक या सिमिलिमम तक पहुंचना है। बहुत सारे रास्ते हैं, कोई भी रास्ता हम अपना सकते हैं, चाहे सिंगुलर रूब्रिक के बेसिस के ऊपर, चाहे 2-3 लेके, चाहे बहुत ढेर सारे 20-30 रूब्रिक्स लेके, लेकिन उसका जो सेंटर होगा वो एक ही होगा। इसमें हमने 3-4 चीजें नहीं देखी है। पहली बात कि हमने ये सब प्रेजुडिस जो बने हुए थे हमारे दिमाग में कि ये एक्यूट मेडिसिन है, ये क्रॉनिक मेडिसिन है, ये इंटरकरेंट मेडिसिन है, वो हमने सब खत्म कर दिए है। ये मैं अपना पिछले 25-30 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर बता रही हूँ। हो सकता है कुछ लोग मेरे साथ एग्री ना करें,
लेकिन फिर भी हमने ये जितने भी प्रेजुडिस जो हमारे दिमाग में बने हुए थे कि कोई भी मेडिसिन, ये मेडिसिन बेलाडोना है, ये एक्यूट केसेस में काम करेगी, ये क्रॉनिक केसेस में मेडोरिनम इंटरमिटेंट में काम करेगी या ट्यूबरकुलाइनम करेगी, सो ये हमने सब चीजें रिमूव कर दी। क्योंकि अगर मैं बेलाडोना से एक कैंसर का पेशेंट ठीक कर सकती हूँ जो 20 साल से आज भी जिंदा है, तो कहाँ गई उसकी एक्यूटनेस? हमने बहुत बार एकोनाइट में परसीवरेंस है, बहुत बार इसमें होपफुल एंड ऑल्टरनेटिंग विद डिस्पेयर, इसमें क्रॉनिक से क्रॉनिक पेशेंट देखे हैं और एकोनाइट की सिंगल डोज से हमने उनको ठीक होते देखा है। तो कहाँ गया वो एक्यूट वाला कि ये 3 दिन तक इफेक्ट करेगी या 4 दिन तक? कोई भी मेडिसिन अगर बेस्ट सिलेक्टेड है तो वो उसकी एक डोज ही उसको 100% ठीक कर सकती है, जो हमने अपने एक्सपीरियंस से देखा है। बहुत ऐसे केसेस हैं। एक सोरियासिस का केस है जो मैंने चाइना से ठीक किया। वो 40 साल वाला केस था। 40 साल से द पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम सोरियासिस। हमारी दवाइयां तो बहुत कारगर चीजें हैं, बहुत ज्यादा, सिर्फ इनको समझने की जरूरत है, तुक्केबाजी नहीं। इनको पढ़िए, इनको समझिए, इनके किंग पिन्स जानिए कि हर मेडिसिन कहाँ पे खड़ी होती है। हायोसेमस को हमेशा बिट्रेड का, उसके साथ धोखा हो जाने का खतरा रहता है। कॉकुलस को हमेशा एक कॉम्प्रोमाइजिंग पर्सन माना गया है। ओपियम में हमेशा फियर एक्स्ट्रावेजेंस होता है। चलो ओपियम के एक और बहुत सुंदर केस की बात करती हूँ। एक बार मेरे फादर साहब को, ये केस मेरे जहन के बहुत क्लोज है क्योंकि मेरे फादर साहब के साथ रिलेटेड है। तो एक बार 4-5 साल पहले की बात है, हम लोग सिंगापुर गए अपनी बेटी के पास। तो वहां पे मेरे फादर साहब को हार्ट अटैक हो गया। उनकी सारी चेस्ट में, उनकी बाजुओं में, उनके सिर में बहुत सीवियर दर्द हो रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। मुझे लग रहा था जैसे उनको एसिडिटी हुई है। वो बार बार इरप्टेशंस उनको आई जा रही थी। तो मेरे मदर ने मुझे आधी रात को उठाया कि देखो डैडी को क्या हुआ, उनके बहुत पेन हो रही है। तो मैंने उनको आर्सेनिक एल्बम, जैसे वो बहुत रेस्टलेस थे, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था, मैंने आर्सेनिक 30 की 1-2 डोजेस दे दी कि ये ले लो, लेकिन 10 मिनट तक कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो एक ही बात बोली जा रही थी कि बहुत दर्द, बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो जब ऐसी कंडीशन आती है जिसमें बर्दाश्त नहीं होता, पेशेंट की लिमिट क्रॉस हो जाती है बर्दाश्त करने की, वहां पे हमारी ओपियम मेडिसिन आती है। तो मैंने फटाफट ओपियम निकाली और उसकी 1 डोज दे दी। जैसे ही उनको ओपियम 30 की 1 डोज दी, जस्ट विद इन 3, 4, 5, 6 सेकेंड्स मेरे फादर साहब बोले कि ये ऐसे करके एकदम ठीक हो गई मेरी दर्द। और वो सो गए। रात को सो के जब सुबह उठे तो सुबह उनको लगा कि मैं बहुत थका हुआ हूं, लेकिन बट ही वॉज वेल। थोड़ी देर के बाद उनको फिर वही पेन हुई। फिर उनको मैंने ओपियम 30 की 1 डोज दी। इस ऐसे करते करते उनके 6-7 बार ये वाली पेन हुई एंड एवरी टाइम इसको ओपियम 30 ने ठीक किया। नेक्स्ट डे हमारी फ्लाइट थी, हम वापस इंडिया आए। इंडिया आके जब हमने हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाया तो उन्होंने बोला कि इनको तो बहुत मैसिव हार्ट अटैक हुआ है, ये सिंगापुर से कैसे आगे बच गए? ये मेरी दवाई का कमाल था। ये मेरी ओपियम ने उनको मैंने नहीं बचाया, ओपियम ने बचाया उनको, ओपियम 30 ने। सो फिर यहाँ पे उनकी जब एंजियोग्राफी हुई, उसमें स्टेंट पड़ा उनके, लेकिन
मैं बताना क्या चाहती हूँ कि हमने एटलीस्ट पेशेंट की उस एक्यूट कंडीशन को कवर किया जिसमें कुछ भी हो सकता था। तो मैंने अपने फादर साहब को बोला कि आपने मुझे होम्योपैथी करवाई थी तो आज उसका कर्ज उतरा है। आज होम्योपैथी की वजह से आप बच सके हो, और चाहे मैं किसी और को बचाऊं या ना बचाऊं, लेकिन जो मैंने अपने फादर साहब को बचाया, मुझे लगता है कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्राप्ति है। सो अगली बात करते हैं कि जो इसमें पहले तो हमने एक्यूट एंड क्रॉनिक कुछ नहीं लेने, उसके बाद हमने कोई ग्रेड्स नहीं देखने कि इस ग्रेड में, ए ग्रेड में ये मेडिसिन है या बी ग्रेड में ये मेडिसिन है या लेस नंबर्स में है। बिल्कुल नहीं। कोई भी मेडिसिन कहीं भी अगर वो वेल सिलेक्टेड प्लेस में आ गई तो वो एक्ट करेगी ही करेगी। ये नहीं है कि वो तो ए ग्रेड है, बोल्ड लेटर्स में लिखी है तो ये तो पक्का यही देते हैं। नहीं, अगर उसके सिम्टम्स होंगे तभी वो मेडिसिन एक्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। बहुत बार हम लोग फेल होते हैं सिर्फ इन्हीं चीजों के कारण। और इसमें हमने लेना क्या है, हमने पेशेंट की सिंपल सीधी बातें जो वो बोलता है हमने सिर्फ नोट करनी है। आई ऑलवेज प्रैक्टिस सिंपल होम्योपैथी। मैं कभी बहुत बड़े बड़े शब्द बोल के या बहुत बड़े बड़े थ्योरीज बना के जैसे आम बहुत सारे लोग करते हैं, मैं किसी को कुछ नहीं डराना नहीं चाहती, किसी को कुछ नहीं कहना चाहती। होम्योपैथी बहुत सिंपल है, इसको सिंपल तरीके से पढ़िए, सिंपल तरीके से समझिए और सिंपल तरीके से ही इसको करिए। जब भी हम वेल सिलेक्टेड मेडिसिन पेशेंट को देते हैं तो उसको अपने आप ही 3rd डे 5th डे आराम मिलना शुरू हो जाता है। कुछ दिनों तक उसको अपने आप ही मेंटल लेवल पे उसको लगने लग जाता है कि मुझे पहले से फर्क है। कई बार तो एक डोज से ही बहुत ज्यादा ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार धीरे 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 करते करते थोड़े दिनों में फर्क पड़ जाता है। और इसमें एक चीज और नोट की गई है, जब हमारी बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है तो उस वक्त उसमें जो बॉडी में टॉक्सिन्स जमा है, कई बार देखा गया है, कई पेशेंट्स में देखा गया कि वो किसी ना किसी रूप में बाहर निकलते हैं। मैं आपको रिसेंटली एक केस की बात बताती हूँ। एक मेरे पास एक लेडी आई कि प्रॉब्लम तो उनको था कि उनको हर चीज की, हर बीमारी का डर लगता है। छोटी सी कोई चीज होगी उसको पहाड़ जैसी लगती है। कोई बात, कोई जस्ट एक थोड़ा सा जख्म हो गया, कैंसर हो गया, कहीं कैंसर तो नहीं हो गया। किसी की बात सुन ली, कोरोना फैल गया तो हर छोटी सी चीज का राई का पहाड़ बनाती थी। तो मेरे पास जब आए तो उन्होंने यहां से ही बात शुरू की कि डॉक्टर साहब बात तो इतनी सी होती है लेकिन मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ, मैं सीधा मैं कैंसर तक ही पहुंच जाती। तो मैंने कहा और कुछ? कहते नहीं, बहुत डर लगता है, हर बीमारी से डर लगता है, बस कुछ हुआ नहीं तो कैंसर। तो मैंने उनका, शायद आप सभी के दिमाग में रूब्रिक आ गया होगा, नॉट कैलकेरिया कार्प, yes, delusion, a small hole appears to be a big frightful chasm। कि एक छोटा सा होल उसको लगता है इतना बड़ा राई का पहाड़, बहुत ज्यादा छोटी सी चीज बहुत ज्यादा बड़ी लगी, एंड फियर ऑफ कैंसर। तो मैंने उनको अगैरिकस 30 की एक डोज दे दी। वो मेरे पास 2 महीने नहीं आए। 2 महीने के बाद जब आए तो कहते डॉक्टर साहब मेरे तो सारे फोड़े हो गए, सारे शरीर पे फोड़े हो गए। मैंने कहा दिखाओ। जब मैंने उनकी टांगे देखी, एक छोटी सी फिंसी हुई पड़ी थी एक साइड पे,
दूसरी साइड पे छोटी सी और फिंसी। मैंने कहा ये फोड़े कहाँ हो गए, ये तो छोटी छोटी फिंसियां हैं। कहते डॉक्टर साहब मुझे तो ये इतने बड़े बड़े फोड़े लग रहे हैं। उसने ये बात कंफर्म कर दी, a small hole appears to be a frightful chasm। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको प्लेसिबो देके भेज दिया, या स्पून फुल ऑफ वाटर सीम्स लेक, यस बिल्कुल यही, कि जस्ट एक छोटी सी चम्मच भर पानी उसको लगता है कि लेक है। एंड फियर ऑफ कैंसर। ये बहुत साल पहले भी मैंने एक पेशेंट को अगेरिकस देके ठीक किया था। उनको 3 दिन से उनके गले में प्रॉब्लम थी, गला दुख रहा था 3 डेज से, 2 या 3 दिन हुए थे। 3 दिनों में उन्होंने 5 डॉक्टर्स को दिखाया, फिर हमें बुला लिया। जब मैं और मेरे हस्बैंड वहां पहुंचे तो इतनी रिपोर्ट्स की इतनी बड़ी उन्होंने फाइल थमा दी। मैंने कहा जी कितने दिनों से बीमार हो? मुझे लगा शायद महीने 2-3 महीने हो गए होंगे। कहते जी परसों से। मैंने कहा ये क्या है? कहते मैंने 6 डॉक्टर्स को दिखा दिया और जितने जितने टेस्ट बोले जा रहे मैं सबके सब टेस्ट करवा लिए। तो तब मैंने ये फिर यूज किया डिल्यूजन, अ स्मॉल होल अपीयर्स टू बी अ बिग चेस्ट। मैंने कहा जी ऐसे क्यों किया आपने, क्या हो क्या रहा है, लग क्या रहा है आपको? कहते मुझे कैंसर से बहुत डर लगता है। मैंने वहां कोई हायोसेमस नहीं दी, मैंने कोई बुट्रेट वाला कुछ नहीं देखा, क्योंकि फियर ऑफ कैंसर में बहुत सारी मेडिसिन है, हर मेडिसिन अपने तरीके से रिएक्ट करती है। तो उनको मैंने अगेरिकस दी और अगले दिन उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल 100% आपकी मेडिसिन से ठीक हो गया। सो जब मेडिसिन वेल सिलेक्टेड हो तो वो हर कंडीशन में, चाहे एक्यूट हो, चाहे क्रॉनिक हो, चाहे शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन हो, चाहे लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन हो, चाहे ग्रेड 1 में हो, चाहे 2 में, चाहे 3 में, किसी भी में भी वो एक्ट करेगी ही करेगी। और पेशेंट की हम प्रेजेंट, प्रीडोमिनेंट एंड परसिस्टेंट उसकी स्टेट लेते हैं कि कौन सी स्टेट है। सो आज के इस वेबिनार में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहती थी वो ये है कि आपको रूब्रिक्स की और आपको मेडिसिन की नॉलेज होनी चाहिए। रूब्रिक्स पढ़ने, मैंने पीछे कोई पेड कोर्स स्टार्ट किया तो मैंने उसका नाम रखा स्टडी ऑफ रूब्रिक्स। तो उसमें कुछ डॉक्टर कहते नहीं रूब्रिक मत पढ़ाओ, आप केसेस पढ़ाओ। मैंने कहा ठीक है। मैंने 3 दिन केसेस डाले और 3 दिनों में किसी ने भी वो रूब्रिक्स नहीं पकड़े जो मैंने केसेस में बताने चाहिए थे। मैंने कहा जब आपको रूब्रिक्स ही नहीं पता, रूब्रिक्स की नॉलेज होनी, सिम्टम्स की नॉलेज होनी, उसको कैसे पकड़ना है, पेशेंट की उंगली पकड़ के कैसे उसके साथ साथ चलना है, जब तक हम वो नहीं समझेंगे तब तक जितने मर्जी कोई केस बताई चले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो केस मेरा है, मेरे से ठीक हुआ है, उसकी नॉलेज मुझे होगी। आप पढ़ के एक केस तो ठीक कर सकते हो, लेकिन हर टाइम वैसा केस आपके पास नहीं आएगा। सो अभी तक जो हमने किया उसमें अगर किसी को भी कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो 1 by 1 आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं तो हम फिर आगे थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं कि हम केस टेकिंग कैसे करते हैं। जी मैम आप कंटिन्यू करें, केस टेकिंग पे बात कर लें। ओके चलो अब हम करते हैं एक जनरल केस टेकिंग हमने कैसे करनी है। ये हमने अपनी बुक होम्योपैथी एंड माइंड में भी लिखी हुई है, तो होम्योपैथी एंड माइंड बुक भी आप ले सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में है। तो उसमें हमने स्टार्टिंग में एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मेट लिखा है। ये नहीं कि वो हर केस में सूट करेगा, लेकिन इन जनरल। सो सबसे पहले जब भी कोई पेशेंट आता है तो हम उससे पूछते हैं क्या बीमारी है, और तो पेशेंट बोलेगा 2 दिन से, 4 दिन से, महीने से, साल से, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने इतनी देर से आपको प्रॉब्लम है, 15 दिन से या हफ्ते से या 2 दिन से, तो क्या दवाई ली आपने?
तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होंगे जो बोलेंगे हाँ जी हाँ जी, मैं तो जैसे ही बीमार होता हूँ साथ के साथ दवाई ले लेता हूँ। लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं, नहीं डॉक्टर साहब अभी तक तो कोई दवाई नहीं ली, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी ऐसी। कुछ लोग लापरवाह दिखते हैं, कुछ लोग बहुत पर्टिकुलर दिखते हैं। तो अगर वैसी पेशेंट, नहीं जी डॉक्टर साहब, यहाँ पेशेंट ये भी बोल सकता है कि डॉक्टर साहब बीमार तो मैं 3-4 दिन से था, तो आज मैं यहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने आपका क्लिनिक देखा, तो मैंने सोचा कि चलो आज हम दवाई ले ही लेते हैं। यहाँ पे केस टेकिंग खत्म। यहाँ पे एक हमारे पास सिंपल सेट ऑफ रूब्रिक्स बन गया, जिससे हमने पेशेंट को समझ लिया कि वो क्या चाहता है। अगर उसके साथ दूसरा पेशेंट वो बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे 5 दिन हो गए बुखार हुए, हम पूछते हैं दवाई ली, वो कहता है नहीं डॉक्टर साहब कोई दवाई नहीं ली। तो फिर आज क्यों आए हो? डॉक्टर साहब आज तो सुबह से ही 104 बुखार है, बहुत ही ज्यादा हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया, आज तो हद हो गई, सिर भी इतनी बुरी तरह से दुख रहा है, 4 दिन से मैं बुखार से तड़प रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं थी, तो आज तो बहुत ही ज्यादा होगी। वहां पे उसकी एक्स्ट्रा वेजेंस हो गई, वहां पे उसकी ओपीएम मेडिसिन आ गई। और जो बाहर देखता चला गया, जिसने 4 दिन परवाह नहीं की, आज भी उसने देखा, या आज भी उसको कोई और हमारे पास लेकर आया, उसके घर वाले कहते हैं अरे 4 दिन हो गए तुझे बुखार हुए, जा चला जा, अब तो डॉक्टर से दवाई ले ले, वो बेलाडोना है, वो फ्रिवलस है, वो आज भी नहीं आना था उसने, आज भी आपका बोर्ड बाहर देखा तो आया, या आज भी उसको उसके घर वालों ने भेजा। बस इतनी इतनी सी तो बातें हैं। उसके बाद एक पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर साहब बुखार तो 4-5 दिन से है, लेकिन मैं घर में कोई सौंफ जवैन कुछ ऐसे काढ़े कूड़े कुछ पीता रहा, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब तो बिल्कुल नहीं, अब तो मेरा नहीं चलेगा, अब तो दवाई लेनी ही पड़ेगी। तो ये वो पेशेंट है जो पहले अपने घर में कुछ सौंफ वगैरह कोई काढ़े वगैरह कुछ ऐसे लेता रहा, कोई देसी चीजें लेता रहा, कोई छोटी मोटी चीज ले ली, लेकिन आज उसको लगता है कि अब नहीं, इसके बगैर मेरा अब तो दवाई लेनी ही पड़ेगी। ये प्लेटिना है, डिल्यूजन हेल्प कॉलिंग फॉर, अकेली प्लेटिना रह जाती है। इसके अगर हम आगे जाते हैं, एक पेशेंट बोलता है कि हम पूछते हैं कि आपने होम्योपैथी पहले ली है या नहीं ली, तो वो कहता नहीं जी होम्योपैथी तो आज पहली बार लेने आया हूँ, मेरा फ्रेंड है उसको उसके तो जॉइंट पेन्स थी, तो वो आपसे ठीक हुआ, तो उसने मुझे कहा कि आप भी दवाई लेके आओ। हमने पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो कहता जी मुझे तो माइग्रेन है, मुझे सिर दर्द है, मुझे ये और कोई प्रॉब्लम है। तो उस पेशेंट को जो उसका फ्रेंड था उसको कोई और बीमारी थी, उसने जस्ट बताया और इसने विश्वास कर लिया कि ठीक है मैं उसी डॉक्टर से लेके आता हूं। इसमें फिर 3-4 रूब्रिक्स आ गए। नंबर 1 सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस एक वहम नहीं, एक वहम की बीमारी नहीं होती। सुपरस्टिशियस होता है कोई भी इंसान बिना लॉजिक जाने किसी पर विश्वास कर लेता है। अगर वो पेशेंट बोलता कि मेरा फ्रेंड ठीक हुआ, उसके भी घुटने में दर्द था, मेरे भी घुटने में दर्द है, तब हम उसको ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लेंगे कि उसके पास एक रीजन है विश्वास करने के लिए। लेकिन जब जैसे किसी ने बोला वैसे ही कि तुमने वहां से दवाई ली मैं भी लेता हूं, तो इसमें क्रेडुलस साथ में आता है। क्रेडुलस होता है लाई लग, तुमने ये सूट लिया मैं भी वहां से सूट लूंगा, तुमने ये किया मैं भी, किसी के पीछे लग जाना। और इसके साथ नेव, नेव होता है भोलापन, कि जैसे किसी ने बोला उसकी बात पे वैसे ही विश्वास कर लिया। तो इसमें भी बेलाडोना तीनों में आ जाती है सुपरस्टिशियस। हमें ये छोटी छोटी चीजें जाननी चाहिए, हमें ये पता होनी चाहिए। नेव, सुपरस्टिशियस एंड क्रेडुलस। फिर बेलाडोना की दूसरी स्टेज भी आती है। एक स्टेज में वो 6 दिनों से सफर कर रहा है, 10 दिनों से सफर कर रहा है, कोई परवाह नहीं कर रहा,
मौज मस्ती करी जा रहा है, फ्रिवलस है, सीरियस ही नहीं है अपनी प्रॉब्लम के लिए। लेकिन दूसरा एक और बेलाडोना है जिसको आज ही बुखार हुआ और आज ही भागा भागा कि डॉक्टर साहब फटाफट मुझे दवाई दे दो, बस मैं तो अभी के अभी ठीक हो जाऊं। दिस इज कैरी डिजायर टू बी फास्ट, कि मुझे बस फटाफट ठीक कर दो। इसमें 5-6 मेडिसिन है। अब तो शायद बहुत सारी और मेडिसिन भी हमारी रेपर्टरीज में, नई मेडिसिन बहुत ज्यादा ऐड हो रही हैं, तो उससे कई मैम बार एक हम बार लोग सोचते हैं क्रेडुलस, कि मैम एक बार क्रेडुलस फिर से समझाइए कि प्लीज। ओके ओके। क्रेडुलस होता है अगर हम किसी भी वर्ड को हिंदी या पंजाबी में या अपनी मदर टंग में समझते हैं, तो मुझे लगता है वो हम ज्यादा इजीली समझते हैं। तो इसको बोलते हैं लाई लग, जो किसी के पीछे लग जाता है, किसी पे बिना झट से विश्वास कर लेना, इसको जल्दी से लूटा जा सकता है। क्रेडुलस ऐसा होता है, इसको ठगा जा सकता है, इस तरह का होता है ये क्रेडुलस, क्योंकि किसी की बातों में आ जाता है। इस तरह का क्रेडुलस होता है। जो सुपरस्टिशियस होता है वो बिना लॉजिक जाने, बिना रीजनिंग जाने किसी पे विश्वास करता है। लेकिन क्रेडुलस किसी के पे, तुमने वहां से ली है मैं भी वहीं से लूंगा, तुमने दवाई वहां से ली है मैं भी वहीं से लूंगा, मैं भी वहां जाऊंगा, किसी के पीछे लग जाना। सो दूसरी स्टेज आई बेलाडोना की, कैरी डिजायर टू बी फास्ट वाली। इसमें और भी बहुत सारी मेडिसिन है। अगर हम इसको और आगे प्रोब करते हैं और आगे जाते हैं, तो आज दवाई, आज क्यों होम्योपैथी लेने आए? तो वो कहता है कि पहले भी डॉक्टर साहब मैं आपके पास आया था, मैंने आपसे, आपको याद है मैंने आपसे माइग्रेन की दवाई ली थी, मैं तब भी ठीक हुआ था और मुझे उम्मीद है कि मैं अब भी ठीक हो जाऊंगा। अक्सर पेशेंट्स ऐसी बातें करते हैं। इसमें हमारे पास 2 रूब्रिक्स आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव, रीजनेबल। ये बिल्कुल सुपरस्टिशियस के ऑपोजिट है। सुपरस्टिशियस होता है बिना लॉजिक जाने, लेकिन ऑब्जेक्टिव रीजनेबल के पास एक रीजन है, उसके पास एक फैक्ट है कि पिछली बार मैं ठीक हुआ था, तो अब भी मुझे उम्मीद है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, होपफुल। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव, रीजनेबल एंड होपफुल में नेट्रम्योर रह जाती है। और बहुत बार हम इस तरह से मेडिसिन देते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, आपका स्वभाव कैसा है, गुस्सा गुस्सा कितना आता है, क्या करते हो गुस्से में, बोल देते हो, कह देते हो, चुप रह जाते हो। तो पेशेंट फिर अपने गुस्से के बारे में बताने लग जाता है, जैसे गुस्सा आया, बोल दिया, कह दिया। फिर हम पूछते हैं कि उसके बाद पछतावा कितना होता है। एक पेशेंट बोलेगा कि बहुत पछतावा होता है, दूसरा बोलता है कि कोई पछतावा नहीं होता। अगर पेशेंट को साथ के साथ बहुत ज्यादा पछतावा होता है, तो हम लेते हैं एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस। ये बड़े बेसिक चीजें हैं, ये बड़ी बेसिक चीजें जो मैं बता रही हूँ। डाल दिया। सो एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस, साथ के साथ बोल दिया, बच्ची की पिटाई कर दी, थप्पड़ मारा, फिर साथ के साथ ओहो ये मैंने क्या कर दिया, ये गलत हो गया। इसमें 5-7 मेडिसिन है। और अगर पेशेंट को मार दिया, थप्पड़ मार दिया, बोल दिया, गालियां निकाल दी, कह दिया, उसके बहुत देर के बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे के बाद, सोचने के बाद, एनालाइज करने के बाद उसको लगता है कि यार गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तब हम वहां पे इंट्रोस्पेक्शन लेते हैं। ये बहुत छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं। फिर हम उससे पूछते हैं टीवी, म्यूजिक देखना, आजकल तो नेट भी ऐड हो गया है कि नेट पे सर्च करना, ये आपको कितना पसंद है या कितना इन चीजों पे टाइम लगाते हो, म्यूजिक कितना पसंद है, नाचना कितना पसंद है। ऐसे धीरे 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 हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगर किसी को म्यूजिक बहुत पसंद है, फिर हम पूछते हैं कि म्यूजिक पसंद है, गाने याद हो जाते हैं, नहीं याद होते, गाने गुनगुनाते हो। तो अगर तो वो पेशेंट कहता है कि मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है
म्यूजिक एमिलियरेट, मुझे उससे आराम मिलता है, एंड आई बिकम वेरी हैप्पी ऑन हियरिंग म्यूजिक। इसके पैरेलल मैंने यहाँ पढ़ा दे। मैम आप अनम्यूट कर लीजिए, मैंने म्यूट किया था सबको। जी, तो एक ऐसा, मुझे गाने सुनने बहुत पसंद है, और मैं तो जस्ट मुझे एक छोटी सी ट्यून मिल जाए उसी पे ही मैं गाने गुनगुनाता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। तो इस वक्त हमारे पास मेडिसिन आ जाती है क्रॉकस टाइम, जिसमें एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस, एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक होना चाहिए, अकेला रिपेंटेंस नहीं, क्विक, साथ के साथ, 2 मिनट में, 4 मिनट में, 10 मिनट में, जल्दी। और साथ में म्यूजिक एमिलियरेट, cheerful music from memory, active for music, singing involuntarily, join singing on hearing a single note sign, कि छोटी सी धुन सुन ली बस वो गाने लग जाता है गाना, यहाँ पे क्रॉकस टाइप आ जाती है। इसके ऑपोजिट, अगर कोई पेशेंट एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस है, साथ में म्यूजिक बिल्कुल भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। Amusement है वर्स 2, म्यूजिक एग्रीवेट एंड पैल्पिटेशन while listening to music, कि म्यूजिक सुनने से उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ये लोग अक्सर बोलते हैं कि बच्चे इतनी तेज म्यूजिक लगाते हैं, हम तो कहते हैं कि बंद ही कर दो, मुझे कोई शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरी तो धड़कन बढ़ जाती है जब मैं म्यूजिक सुनती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ अगर वो रिलीजियस कोई भजन हो, शब्द हो, कोई हिम्स हो, तो वो उसको बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें सल्फर हमारे पास मेडिसिन रह जाती है, जिसमें पैल्पिटेशन होती है और लिसनिंग टू म्यूजिक, लेकिन शब्द वो अच्छे लगते हैं उसको। उसके बाद बहुत सारे ऐसे पेशेंट होंगे जो बोलेंगे नहीं जी नहीं, हम गुस्से में बिल्कुल कुछ नहीं बोलते, चुप कर जाते हैं। फिर हम रीजन जानते हैं कि क्यों चुप कर जाते हैं। एक तो जो कॉकुलस होगा वो मोस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग पर्सन है, वो कहेगा कि मुझे गुस्सा आता है, ये नहीं कि गुस्सा नहीं आता, लेकिन मैं कहता कुछ नहीं, क्योंकि कहने का फायदा ही क्या है। बहुत सारे बुजुर्ग लोग ऐसी बातें करते हैं कि छोड़ो जी, क्या फायदा ही क्या है कहने का, बच्चे को जो मर्जी कह दो, करनी तो उन्होंने अपनी मर्जी है। सो इसलिए मैं तो कहता ही कुछ नहीं। या बच्चे हैं वो बड़ों को ऐसी बातें करते हैं कि ये तो हमारी बात सुनते तो है नहीं, तो हमने क्या करना है, तो ठीक है, हम तो जैसे हमारा मन करता है हम वैसे करते हैं। सो मोस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग पर्सन रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट्स इट। ये रूब्रिक तो सम डिफरेंट रूब्रिक है जो कि डॉक्टर एम एल सहगल जी ने इसको सिंपल वर्ड्स में कन्वर्ट किए। रिकॉग्नाइज रियलिटी, रियलिटी को, सच्चाई को जानते हुए, रियलिटी को पहचानते हुए, एंड एक्सेप्ट इट, और उसको मान जाना, मना लेना, उसको एक्सेप्ट कर लेना। इसमें कॉकुलस रह जाती है। और हर रोज हम पता नहीं कितने कॉकुलस के पेशेंट्स देखते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कंटेंटेडली, हैप्पीली सभी सिचुएशंस में, चाहे वो बुरे हालात हो चाहे अच्छे हो, वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। लेकिन दूसरे कुछ और लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको गुस्सा चढ़ता है, लेकिन वो मजबूर इतने हैं कि वो बोल ही नहीं सकते, वो कह ही नहीं सकते कुछ। तो वहां पे हेल्पलेसनेस फीलिंग आ जाती है कि डॉक्टर साहब मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता, मैं तो डरता ही बहुत हूँ, मुझे लड़ाई से लड़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैं तो बहुत डर जाता हूँ। और helplessness feeling of cowardice, quarrel aversion, and estranged from family, being kind with strangers and not with his entourage and his family। अपने घर वालों से टूटा हुआ लेकिन बाहर वालों के साथ बहुत अच्छा। ये बच्चे भी वो होते हैं जो स्कूल में जिनकी कभी कंप्लेंट नहीं आती, लाइकोपोडियम के बच्चे की
स्कूल से कभी कंप्लेंट नहीं आती, हमेशा इसके टीचर्स इसके बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे, लेकिन घर में ऐसा शेर बनता है कि बस सबकी, जितने भी छोटे बच्चे हैं उनकी भी पिटाई करनी, और बहुत बहुत ज्यादा कुछ इसने तंग करना, घर में बाहर नहीं। सो इस तरह से हेल्पलेसनेस, कॉवर्डाइज, क्वार्ल एवर्शन एंड एस्टेज में लाइकोपोडियम रह जाती है। लेकिन एक और भी कंडीशन आती है, पेशेंट बोलता है कि मेरा दिल तो करता है कि मैं ये बोल दूं इनको, लेकिन मैं डरता इतना हूं कि मैं अपना ओपिनियन रख ही नहीं सकता, मेरे मुंह से जुबान, मेरे मुंह में पता नहीं कहाँ चली जाती, मेरे से 2 अक्षर नहीं बोले जाते, मैं तो इतना डर जाता। तो यहाँ पे हमारे पास रूब्रिक आ जाता है, कॉवर्डाइज, opinion without courage to express her own, कॉवर्डाइज, डरपोक पेशेंट है और ये अपना ओपिनियन नहीं रख सकता, सोची जाएगा कि मैं ऐसे बोल देता या मैं ऐसे कह देता, लेकिन कह नहीं सकता। साथ में हेल्पलेसनेस, इसमें हमारे पास अदरवाइज कॉवर्डाइज, ओपिनियन विदाउट करेज टू एक्सप्रेस हिज ओन, इसमें 3 मेडिसिन है, इग्नेशिया, पेट्रोलियम एंड ग्रेफाइट्स, तीनों की अपनी अपनी स्टोरी है। सो इस तरह जो हेल्पलेस है उसमें पेट्रोलियम आती है। पेट्रोलियम को हम बहुत बार यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल सिम्टम्स। सो इस तरह से हम डिफरेंट रूब्रिक के डिफरेंट, जैसे जैसे पेशेंट चलता है वैसे वैसे उसको फॉलो करते हैं, उस तरह से हम उसकी मेडिसिन के घर में पहुंच सकते हैं। होम्योपैथी एक बहुत बड़ा ओशन है, इतना बड़ा ओशन है कि आपकी सारी जिंदगी भी लग जाए तो भी आप इसको सबको कंप्लीट पढ़ नहीं सकते, इतना ज्यादा इसमें इतने हीरे जवाहरात हैं। सो आई थिंक सेकंड सेशन भी ये खत्म होने वाला होगा, तो अगर आपके मन में किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। यस मैम, प्लीज मैं एक पूछना चाहता हूँ कि अगर पेशेंट बोले कि मैं गुस्सा होती हूँ लेकिन मैं कुछ बोलती नहीं क्योंकि बातों से तो बात बढ़ता है, तो फिर उसको क्या लेंगे? मतलब मैं इसलिए नहीं बोलती क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन मैं नहीं बोलती क्योंकि फिर मेरा हस्बैंड भी उससे गुस्सा करेंगे, मतलब बातों से बातें बढ़ेगा, और दैट रीजन बातों से बातें बढ़ेगी। जो मैंने अभी बोला है, रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट इट, मैं इसकी आपको कुछ वर्जन्स बताती हूँ कि पेशेंट क्या बोलता है, कि किस तरह की उसकी वर्डिंग्स होती हैं। इसमें सुनो पेशेंट क्या बोलता है, 1 चुप 100 सुख, डिफरेंट टाइप ऑफ हमने वर्डिंग्स लिखी हुई हैं। 1 कहूंगा 4 कहाऊंगा, क्या फायदा, बात बढ़ जाती है। बच्चों ने, बेटियों ने, किसने बदलना है, या वो कहते हैं कि बुजुर्गों ने कौन सा बदलना है, सो वो कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं कि ये नहीं बदलने वाले, तो खुद को तंग भी क्यों करना। सो इसलिए ये चुप कर जाते हैं कि नहीं मैंने नहीं बोलना, छोड़ो परे, लीव इट, छोड़ो क्या है, मिट्टी पाओ। तो इस तरह जो आप पूछ रही हैं वो रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट है, लेकिन ये बहुत कंटेंट पर्सन है, ये कंटेंटेडली हैप्पीली ये एक्सेप्ट करता है। या मैम प्लीज अगर मजबूरी में एक्सपेक्ट करे तो, अगर मजबूरी है तो उसमें हेल्पलेसनेस आएगा। अगर मजबूरी में नहीं कह सकता, अगर कंटेंट नहीं है, अगर कंटेंट है तो रिकॉग्नाइज रियलिटी आएगा, अगर मजबूरी में है तो हेल्पलेसनेस आएगा कि वो कह ही नहीं सकता, या कॉवर्डाइज आएगा, डरपोक आएगा कि मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकलते, बोले मेरे मन में आता है कि मैं ये बोलूं वो बोलूं, लेकिन मैं कह ही नहीं सकता। मगर मैम आजकल जैसे बोलते हैं कि, प्लीज मैम एक चीज में पूछना चाहता हूँ कि जैसे आजकल बोलते हैं, जैसे बूढ़े लोग बोलते हैं कि आजकल बच्चे कहाँ सुनते हैं, घर में अगर रहना है तो इनके हिसाब से ही रहना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं इसीलिए चुप हो जाती हूँ। ये रिकॉग्नाइज रियलिटी है मैम या हेल्पलेस है? डेफिनेटली ये रिकॉग्नाइज रियलिटी है, ये रिकॉग्नाइज रियलिटी है। हाँ, मैं चुप कर जाती हूँ, बच्चों के हिसाब से ही रहना पड़ेगा ना, हमने तो अपनी जिंदगी गुजार ली, खा लिया पी लिया,
तो अब तो बच्चे के ऊपर ही है, जैसे वो करते हैं वैसे करें। ये रिकॉग्नाइज रियलिटी है। वो किसी भी तरह की वर्जन हो सकती है, किसी भी तरह वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब तो हमें बच्चों के अकॉर्डिंगली ही रहना पड़ेगा, या उनके अकॉर्डिंगली ही हमने सोच लिया कि अब तो क्या फायदा, अब हमने क्या करना है, तो बच्चों के अकॉर्डिंगली ही हम करते हैं। मैडम एक सवाल मैं इसमें भी पूछना हम चाह रहा हूँ जी कि एक ये है कि कॉस्मेटिकली अगर किसी को बुरा लग रहा है, जैसे कोई ऐसी लीजन है स्किन की जो कंसील्ड पार्ट्स पे थी, तो उस वक्त तक तो पेशेंट गुजारा करता रहा, जब वो फेस पे आ गई उसने कहा यार अब तो देखने में बुरा लग रहा है। और दूसरा ये कि लोग बार बार पूछते हैं कि ये क्या हुआ तुम्हारे चेहरे पे ये क्या वो दाग है, इसका क्या हमारे रुब्रिक पास बनेगा? बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स हैं मैम कि हमें हमने तो ये मैम हमें दोबारा रीजॉइन करने की जरूरत पड़ेगी 1 मिनट के बाद। ओके जी, ठीक है। ओके चलो, जब तक चलता है तब तक बता देती हूँ कुछ। इसका जवाब दे दें। हाँ, तो हर पेशेंट जिस तरह से रिएक्ट करेगा उसी तरह के उसके रूब्रिक्स होंगे। पेशेंट की 1 या 2 वर्डिंग, उसने 2 अक्षर बोल दिए, हमें उसके रूब्रिक बनाइए, नो। हमने उसको पूरी कंडीशन उसकी समझनी है, पूरी समझ के ही हम आगे डिसाइड कर सकते हैं। ये नहीं कि मैंने जैसे बोला कि बहुत बार ग्रुप्स में होता है, एक वर्जन लिख देते हैं डॉक्टर्स और बोलते हैं इसका रूब्रिक बनाइए। अरे उसका रीजन भी तो जानो कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। अकेले रूब्रिक से बात नहीं बनेगी, रूब्रिक के पीछे जो कॉज है वो जानना भी जरूरी है। जैसे मैंने कैरी डिजायर टू बी फास्ट लिखा, वो एक ऐसा रूब्रिक है जो कैरी डिजायर के बिल्कुल पैरेलल चलता है। दैट इज इम्पेशेंस क्योर्स हिम एट वंस, पेशेंट इंसिस्ट दैट द डॉक्टर। मैं इसका आपको एक केस बताती हूँ। एक बार एक हमारे डॉक्टर हैं, तो उनको पेट में दर्द हुआ, बहुत सीवियर दर्द हुआ। तो उन्होंने मुझे फोन किया, मैं फोन किसी वजह से उठा नहीं पाई। उनका दूसरी बार फोन आया, मैंने फिर, क्योंकि शायद कोई केस देख रही थी कि नहीं उठा पाई, उनका तीसरी बार फिर से फोन आया। जबकि वो मुझे एक बार फोन करके रख देती हैं, दोबारा फोन नहीं करती, लेकिन उन्होंने तब मुझे वो बार बार 3 बार उन्होंने फोन किया। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं पहले उठा ही लूं। तो मैंने फोन किया, तो उठाया, तो उनसे बोला, मैंने कहा जी क्या हुआ। वो कहते कि मेरे पेट में इतना ज्यादा दर्द है, मैंने वॉवरोन का इंजेक्शन तक लगवा लिया, लेकिन मेरा दर्द ठीक नहीं हो रहा। अब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अब फटाफट गाड़ी बाहर निकालो, चलेंगे। और जैसे वो गाड़ी बाहर निकालने लगे तब मेरे साथ बात हो गई। मैंने कहा टेक कैमोमिला 31 डोज इमीडिएटली। उन्होंने जैसे ही कैमोमिला ली, अपने हस्बैंड को बोलते हैं कि गाड़ी अंदर कर दो, अब जाने की जरूरत नहीं। बस ये हमने देखना है कि वो पेशेंट किस टोन में है। मैंने यहां से मैंने कैरी डिजायर टू बी फास्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने मुझे 3 बार फोन किया। दिस शोज हर इम्पेशेंस, कि अब उनसे सब्र नहीं है उनमें, वो बार बार मुझे फोन कर रहे हैं। इम्पेशेंस कि बस फटाफट मुझे कोई ऐसी दवाई दे दो। तो उसमें कैमोमिला ही सिंगुलर मेडिसिन है। मैंने उनको बोला कैमोमिला लो, और विद इन फ्यू सेकेंड्स वो ठीक। उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि बस फटाफट गाड़ी अंदर करो। मैं वहां पे कैरी डिजायर टू बी फास्ट ले सकती थी कि डॉक्टर साहब फटाफट दवाई दे दो, लेकिन मैंने वो नहीं लिया क्योंकि मुझे इस रूब्रिक का पता था। अच्छा मैम, जैसे एक पेशेंट है, उसको तकलीफ बढ़ती है तो आ जाता है, अदरवाइज आराम रहता है तो कोई चिंता नहीं दवाई की। हाँ, बस फ्रिवलस किस्म का पेशेंट है, वो बेलाडोना भी हो सकता है। उससे पूछे कि ऐसे क्यों करते हो। वो लापरवाह है, जो जल्दी जल्दी सीरियसली अपनी बीमारी को नहीं समझता है, फ्रिवलस हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो उसकी प्रॉब्लम बढ़ी तो साथ के साथ आ गया। वो ओपीएम भी हो सकता है, वो ओपीएम भी हो सकता है। हमने आगे थोड़ा और एक्सप्लोर करना है। मैं अभी आपको एक और केस बताती हूँ। ऐसी जैसे जैसे बातें होती जाती हैं तो कोई ना कोई केस दिमाग में याद आ जाता है। बड़े साल ये भी पुरानी बात है कि एक बार
मेरे एक फिंगर में दर्द हुआ, 10-15 दिन, महीना बीत गया, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा था, टॉलरेबल था, कोई ऐसा नहीं था। फिर थोड़े दिनों के बाद दूसरे फिंगर में दर्द हुआ, फिर चलता रहा, 10-15 दिन, 20 दिन, 2 महीने बीत गए। एक दिन मैं जब सो के उठी तो मुझे मेरी थर्ड फिंगर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। मैंने उसी वक्त उठी, डॉक्टर मान को फोन घुमाया, मैंने कहा डॉक्टर साहब, पहले तो मेरे यहाँ पे पेन हो रही थी, मैंने तो परवाह नहीं की, थी भी नहीं इतनी ज्यादा, फिर यहाँ पे मैंने तो कोई दवाई नहीं ली, पर आज जब मैं सो के उठी, ओ माय गॉड, इतनी ज्यादा दर्द, इतनी ज्यादा दर्द। तो अब तो फिर डॉक्टर साहब बोले कि ले लो दवाई। फिर मैंने सोचा कि मैंने क्या बोला, क्या वर्षन थी, एंड दैट वाज ओपियम। यस मैम। पहले दर्द हुआ, कोई परवाह नहीं, कोई दवाई नहीं ली, इनडिफरेंट टू सफरिंग में पड़ा रहा, फिर पेन हुई, फिर भी पड़ा। लेकिन जब एक बार ऐसी पेन हुई जो कि उसकी बर्दाश्त के बाहर हो कि वो, और जब ये पेशेंट ओपीएम आएगा इस एक्स्ट्रा विजन्स में, तो इसकी आंखें खुली रह जाती हैं, इतनी दर्द है, ओ माय गॉड, इतनी ज्यादा तकलीफ। ये एक्स्ट्रा विजन्स के एक्सप्रेशन है। ये बेलाडोना में ऐसे नहीं आएगा, बेलाडोना तो हंसता हुआ ही आएगा, मस्त मौला ही है, बहुत मनमौजी है, मजे से रहता है, लापरवाह है, किसी चीज को सीरियसली लेता ही नहीं है। तो इस तरह से हमने पेशेंट की कंडीशन को समझना है। तो फिर जो मैंने जो 20 साल पहले जो ओपीएम ली, मेरे आज तक कभी भी किसी बोर्ड में दर्द नहीं हुआ, नेवर इन माय लाइफ। हो सकता है कि वो मेरी उस वक्त से मिनिमम थी, बेस्ट सेलेक्टेड मेडिसिन कभी रिपीट भी नहीं की, तो आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। इस तरह से हम अपने पेशेंट्स को भी इसी तरह से सिंगल मेडिसिन देके हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन उनकी डिटेल में जाना होगा। हाँ जी डॉक्टर साहब। सल्फर का फ्रीबलेसनेस कैसा होगा मैम? मैं कभी भी इस तरह से किसी दवाई को नहीं पढ़ती कि वो मरीज कैसा होता है, वो मरीज कैसा होता है, नेवर, चाहे मुझे पता हो, लेकिन मैं हमेशा रूब्रिक्स के अकॉर्डिंगली पढ़ती हूँ कि ये नहीं उसकी वेल्थ क्या होती है, उसकी वेल्थ क्या होती है, होती होगी, लेकिन मैंने तो अपनी मेडिसिन अपने तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ रूब्रिक ढूंढनी है, और मैं हर केस को रेपर्टराइज करती हूँ, एवरी सिंगल केस। कभी भी मैंने ऐसे नहीं किया कि बस एक बात लिखी, 2 बातें लिखी और वो दे दी। हमेशा रूब्रिक्स में से मैं प्रॉपर उसका बना के, चार्ट बना के निकालती हूँ कि यस, इसमें ये। कई बार क्या होता है, मान लो 4 रूब्रिक्स मैंने लिए, उनमें जो सेकेंड रूब्रिक है वो रीजन है, और वो 10वीं मेडिसिन में आया है, तो मैं 10th मेडिसिन को सिलेक्ट करूंगी, ना कि पहले वाली को, चाहे वो 4 को कवर करती है, 5 रूब्रिक्स में से 4 को कवर करती है, लेकिन रीजन को कवर नहीं करती। मैं वो मेडिसिन सिलेक्ट करूंगी, चाहे वो मेरे चार्ट में 10वें नंबर पर है, 15वें नंबर पर है, जो रीजन को कवर करेगी मैं उसको देखूंगी। आई ऑलवेज, मैं कभी भी इस तरह से मेडिसिन नहीं पढ़ती कि वो क्या सोचता है, वो क्या करता है। मैं तो पेशेंट को देखती हूँ, पेशेंट मेरे पास आके 4 बातें बताता है, मैं उन बातों को नोट करके अपने कंप्यूटर में फीड करती हूँ, और वहां से मेडिसिन जो निकलती है उसके अकॉर्डिंगली ही मैं आगे चलती हूँ। मैं इस तरह से दवाई पढ़ती ही नहीं। मैं किस तरह से मेडिसिन, सपोज करो मैंने एक केस लिया, मैं क्योंकि जीएमटी इंडिया में मैं बहुत लेक्चर्स दे चुकी हूँ, 4, 5, 6 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें मैं एक मेडिसिन को पकड़ती हूँ, जिसमें मैं समझाती हूँ कि हम किस तरह से उसका कोर पकड़ेंगे। एक मेडिसिन में से मैंने 4 सिम्टम्स या 3 सिम्टम्स निकाले, और जब मुझे लगता है कि ये पेशेंट बिल्कुल 100% ठीक होगा, और मुझे कंफर्म होता है कि ये तो पक्का ठीक होने वाला है, तो मैं उस सारी मेडिसिन को उस पेशेंट के सामने रख के पढ़ती कि इसमें और क्या क्या आया। जैसे मैंने चाइना पढ़ी, जैसे मैंने प्लेटिना पढ़ी, कैलकेरिया कार पढ़ी। तो इस तरह से मैं ये नहीं जानने की कोशिश करती कि ये पेशेंट फिर क्या करेगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। नो,
पेशेंट आता है, जो वो बताता है, नोट दैट, उसके हिसाब से आप याद कर सकते हैं, आप मेडिसिन इजीली पढ़ सकते हैं। जी डॉक्टर मैम एक सलामी, डाउट था। और आप पूछें क्वेश्चन। यस मैडम, आप बोलिए। मैम एक डाउट था, जब जैसे आप अभी बता रहे थे पेन के लिए, तो पेशेंट अगर कहता है मेरे से पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जाऊंगा, अभी हाल ही में हुआ था, तो उसमें क्या करना होगा? नहीं, मतलब डॉक्टर के पास क्यों नहीं अनबियरेबल, जाऊंगा? मतलब क्यों मेरे से नहीं चला ही जाऊंगा? नहीं जाएगा, मेरे से चला ही नहीं जाएगा, मैं जा ही नहीं सकता। वो हमेशा ही ऐसे करता है कि ये पहली मैम बार इस उसके टाइम साथ हुआ, ऐसा हुआ इस है? टाइम हुआ था, रीनल कोलिक का केस था मैम वो, लेकिन उस टाइम ही वाज सेइंग कि मैं जा ही नहीं सकता। तो उस वक्त उसका क्या करने को मन कर रहा था कि पड़ा रहूं, लेट जाऊं, मैम वो रेस्टलेस है? रेस्टलेस था, कहीं पे भी आराम ही नहीं आ रहा था, तो बस घूम रहा था, लेकिन घूमने में भी आराम नहीं आ रहा था। तो उसमें हम उस तरीके से देख सकते हैं ना, रेस्टलेसनेस वाली मेडिसिन में उस वक्त की कंडीशन को नोट करके, कि उसमें उस वक्त पेशेंट क्या बोल रहा है, वो वर्डिंग नोट करके उसके अकॉर्डिंगली हम मेडिसिन दे सकते हैं। क्योंकि मैं वर्षन पेशेंट की सुनूंगी तो मुझे अपने तरीके से दवाई की समझ आएगी। अगर आप बोलोगे कि पेशेंट ऐसे बोलता है, उसमें वो बात नहीं बनती। और पेशेंट की सिर्फ एक ही चीज में नहीं होता कि पेशेंट रेस्टलेस है, रेस्टलेस में तो ढेरों मेडिसिन हैं, ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वन बेड टू अनदर बेड, और पता नहीं क्या क्या। लेकिन उस वक्त की कंडीशन कैसी है, सिवियर पेन है, इंटॉलरेंस टू कंप्लेंट्स है, इंटॉलरेंस टू पेन है, एक्स्ट्रा वेजेंस है, वो पेशेंट को सामने देख के ही पता चलता है कि उसकी जो नेक्स्ट वोमिका है उससे भी पेन बर्दाश्त नहीं होती, एकोनाइट से भी पेन बर्दाश्त नहीं होती, ओपियम से भी पेन बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन सबकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं। नेक्स्ट वोमिका से कोई भी कंप्लेंट बर्दाश्त नहीं होती, इनटॉलरेंस ऑफ एलिमेंट्स, इनटॉलरेंस ऑफ कंप्लेंट्स। एकोनाइट में बहुत ज्यादा सीवियर पेन होती है, कैंसरस में बहुत सीवियर पेन होती है और वो गालियां निकालते हैं। सो ऐसे तरह तरह की डिफरेंट स्टेट्स हैं। जब पेशेंट सामने होता है उसके अकॉर्डिंगली हम वो कंसिडर कर सकते हैं कि इस वक्त कौन सा, जैसे इसी पेशेंट में, इन पेशेंट्स वाले में थे कि क्योर हिम एट वंस, इंसिस्ट द डॉक्टर। तो इस तरह उस वक्त क्या रूब्रिक आपके दिमाग में आता है, क्या मेडिसिन आती है, वो एट दैट टाइम ही हम सोच सकते हैं। हर एक की पेन डिफरेंट है, एकोनाइट की, ओपीएम की, नक्स वोमिका की, बेलाडोना की, सबकी पेन डिफरेंट है। रस्टॉक्स की, ब्रायनिया की, अंधेरा चाहिए, रोशनी चाहिए, दबाए कोई बोले ना, क्वाइट वांट्स टू बी। सो इस तरह से बहुत सारे रूब्रिक साथ में जुड़ जाते हैं जिससे हम मेडिसिन की सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। एंगर रिपेंटेंस क्विक है, और ऐसा कोई होता है एंगर रिपेंटेंस नेवर? उसको रिपेंटेंस नहीं होता है? नहीं, एंगर रिपेंटेंस नेवर तो नहीं है, एंगर नेवर है मैडम। वो पॉजिटिवनेस पॉजिटिवनेस में आ जाएगा, जो कहता है मुझे पछतावा नहीं होता, वो पॉजिटिवनेस में आ जाएगा। ये मेरे ख्याल से पूछना चाह रहे हैं। हाँ, क्लेम्स टू बी राइट, पॉजिटिवनेस क्लेम्स टू बी राइट, कि मैं जो कहता हूं मैं ठीक ही कहता हूं, मैं किसी को गलत कहता ही नहीं, वो पॉजिटिवनेस में ये आता है। वही फील है, क्लेम्स टू बी राइट, क्लेम्स टू बी राइट। ओके मैम, ओके। कि मैं कभी गलत कहता ही नहीं, मैं कहते ही सही हूँ, पछतावा किस चीज का। मैं हमेशा कहते ही सही बात हूँ। या और कुछ मैम? एक मेरी मतलब बहुत पुरानी पेशेंट थी, उसको पीसीओडी का प्रॉब्लम था। उसने बहुत सारी एलोपैथिक दवाई खाई थी तब, तो बहुत बुरी हालत में थी। तब वो ठीक हो गई, उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चा हो गया। अभी वापस उसको मतलब कि वैसे ही सिम्टम्स आने शुरू हो गए। मुझे उसने 2-3 साल के बाद फोन किया कि मैम मेरा वेट बढ़ गया था तो मैंने वॉकिंग शुरू कर दिया। मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी, उन्होंने सोनोग्राफी किया और बोला कि मुझे वापस पीसीओडी के सिम्टम्स दिख रहे हैं सोनोग्राफी में, तो आपको और ओसीपी लेनी पड़ेगी। तो मैं बहुत डर गई और मैंने आपको कॉल किया
कि मुझे पहले के जैसे हालत में नहीं जाना है। मेरी उसकी बहुत खराब हालत थी, बहुत एक्नेस थे, वेट बढ़ गया था, फेशियल हेयर थे, वो सब कम हो गए, लेकिन अभी उसको बहुत डर लग रहा था। तो मैंने मतलब इसको कैसे लेना है वापस, उसको रूब्रिक। फिर आपने क्या किया? इसको रूब्रिक कैसे बनाना है मैम, कि उसको वापस पहले के जैसे कंडीशन में नहीं जाना है? डियर फ्रेंड, मैंने अभी यही सब कुछ मैं बता के हटी हूँ कि पहली बात, अगर वो पेशेंट बोल रहा है कि मैं पहले आपसे ठीक हुई थी और अब भी उम्मीद है कि ठीक हो जाऊंगी, अब भी मैं आपके पास आई हूँ, तो मैंने 2 रूब्रिक्स अभी बोले थे, ऑब्जेक्टिव, रीजनेबल एंड होपफुल। उसमें नेटर में और रह जाती है। या दूसरी बात, या उसकी प्रेजेंट कंडीशन को लेके हम उसको दोबारा से नए सिरे से देख के फिर मेडिसिन दे सकते हैं। दोनों चीजें हो सकती हैं। हम या तो उसकी हाँ, या तो उसकी पुरानी कंडीशन के अकॉर्डिंगली, या फिर नए सिम्टम्स हैं तो नए सिम्टम्स देख के, मुझे लगता है कि जो उसके प्रेजेंट नए सिम्टम्स हैं वही हमें देखने चाहिए, उसी के हिसाब से मेडिसिन सेलेक्ट करनी चाहिए। मैडम अगर कोई कॉस्मेटिक रीजन से सॉरी मैम, बीच में नेट मेरा डिस्टर्ब था तो मैं सुन नहीं पाई थी, इसीलिए पूछा मैंने मैम, सॉरी एंड थैंक यू। ओके मैडम, अगर कॉस्मेटिक रीजन की वजह से है कि मसलन एक विटिलिगो का केस मैंने देखा, तो उसके एब्डोमेन पे थी तो वो ठीक था, शांत था, खैर है, पता नहीं कोई दवाई ली या नहीं ली। अब जब उसके चेहरे पे आ गए, फेस पे, तो वो अब दवाई लेने आ गया। तो उससे जब पूछा तो उसने कहा कि वैसे तो कोई नहीं, लेकिन लोग बार बार पूछते हैं कि तुम्हारे चेहरे पे क्या है, तो बुरा लगता है देखने में भी। सर, इस कंडीशन में भी बहुत सारी डिफरेंट स्टेट्स आती हैं। वो उसकी एम्बेरसमेंट वाली स्टेज आ सकती है कि उसको बहुत बुरा लग रहा है, या फियर ऑफ बीइंग ऑब्जर्व्ड है, या फिर वॉच्ड ऑफ बीइंग है, फिर टॉक्ड ऑफ बीइंग है। वो हमें उससे थोड़ा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा और उसके साथ और रूब्रिक साथ में जोड़ने पड़ेंगे। एम्बेरसमेंट वाली भी स्टेज आती है कि लोग मुझसे पूछते हैं तो मुझे तो इतना बुरा लगता है कि लोग जब पूछते हैं तो फियर वॉच्ड ऑफ, फियर ऑब्जर्व्ड ऑफ बीइंग, ऐसे बहुत सारे रूब्रिक्स आ सकते हैं। लेकिन सारी कलेक्टिवली हमने क्या देखना है, वो हमने उसका सेंटर पकड़ना है। हमने 2 बातें सुन के या 2 बातें करके कभी भी रूब्रिक्स नहीं बनाती, मैं उसके आगे और एक्सप्लोर करती हूँ। तो फिर क्या हुआ, अगर लोग बोलते हैं, लोग कहते हैं तो क्या आप छुपाते हो, नहीं छुपाते हो, तो लोगों को अवॉइड करते हो, इस तरह से आगे और एक्सप्लोर करना होगा। सो आई थिंक ये सेशन भी खत्म होने जा रहा है, तो डॉक्टर अमजद, वी शुड क्लोज नाउ। जी मैम बहुत शुक्रिया, आज आपका बहुत लेंथी सेशन, तमाम जो सेशन थे उससे लेंथी सेशन आज आपने हमारा किया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारा सेशन लिया और बहुत ज्यादा टाइम दिया। और मेरे ख्याल से आप बिगिनर्स जो है ना, वो बिगिनर से ऊपर स्टेज में आ जाएंगे। ठीक है, आज का सेशन इतना शानदार था, बिल्कुल। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है ना, इससे अपग्रेड का सेशन हम रखेंगे थोड़ा सा। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया, तो थैंक यू।